वो मौलाना फजल रहमान साहब से मिले हैं। मौलाना फजल रहमान साहब बड़े स्टेक होल्डर हैं इस हुकूमती इत्तेहाद में। आपको पता है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग को एक दूसरे के करीब लाने में भी मौलाना का बड़ा यानी कंट्रीब्यूशन है। दूसरी मुलाकात भी हो गई है, उसमें इलेक्शन के बरवक्त करने के एतबार से तो दोनों पार्टियों की क़यादत एक पेज पर है। अच्छा। लेकिन निगरान सेटअप क्या होगा, निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा, इसके ऊपर उनके बीच अभी इख्तलाफात मौजूद हैं। सही है। अब एक दरफुंदनी छोड़ी गई थी कि जनाब ये जो इसाक डार साहब हैं वो होंगे प्राइम मिनिस्टर इंटरिम। उसके ऊपर पीपल्स पार्टी की रिजर्वेशन तो हमारे सबके सामने आ चुकी है। नून लीग ने कोटेस्टर लगाया था। मतलब है ये कहाँ से आते हैं गैब से, ये मज़ामी ख्याल में तो ये कहीं गैब से आते हैं। उस गैब का तज़किरा बाद में मेरे ख्याल से किसी को पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हैं, चाहे वो अपोजिशन है, चाहे वो हुकूमती इत्तेहाद है। सब अपने अपने पंजाबी में कहते हैं गवेड़ लगा रहे हैं। यानी आप अंदाज़ा कीजिए अभी तक ये तय नहीं हो रहा है कि इलेक्शन की डेट क्या होगी। 8 अगस्त अनाउंस कर दी गई, इलेक्शन कमीशन ने भी इससे पहले अनाउंस की थी, लेकिन कोई कह रहा है नवंबर में होंगे, कोई कह रहा है अक्टूबर में हो जाएंगे, कुछ कह रहे हैं शायद मार्च तक चली जाएगी बात। आपको पता ना मौलाना फजल रहमान साहब से बिला वजह थोड़ी मिल रहा है। और कुछ ये भी कह रहे हैं बुखारी साहब, आपने कहा था कि साल भर भी लग सकता है। मैं आ रहा हूँ उसी को। देखिए ना, चंद बातें आज की इस गुफ्तगू में आपको नजर आ जाएंगी ऐसी जिससे ये तय नहीं हो पा रहा कि अल्टीमेटली इलेक्शन होने कब जा रहे हैं। देखिए मुशावरत का आगाज़ हो गया जनाब, बिल्कुल ठीक है, आपने कहा कि वो मुशावरत कर रहे हैं। वो मौलाना फजल रहमान साहब से मिले हैं। मौलाना फजल रहमान साहब बड़े स्टेक होल्डर हैं इस हुकूमती इत्तेहाद में। आपको पता है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग को एक दूसरे के करीब लाने में भी मौलाना का बड़ा यानी कंट्रीब्यूशन है। इसलिए दोनों ही बड़ी पार्टियों की क़यादत जो है वो मौलाना से मुज़ाकरात करती रहती है। हाल ही में आपको पता है जरदारी साहब भी मिले थे। फिर उससे पहले अगर आप चले जाएं तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उनके घर तशरीफ़ ले गए थे, अगर आपको याद हो। तो मौलाना साहब जो हैं वो चूँकि स्टेक होल्डर हैं, इसलिए उनसे बातचीत करना बहुत ज़रूरी होता है। और जो एक बात जो और मौलाना ने साबित की है वो ये कि अगर स्ट्रीट पावर के एतबार से आप देखें तो पीपल्स पार्टी और नून लीग से भी ज़्यादा उनके पास स्ट्रीट पावर है। आपने धरने के दौरान भी देख लिया था, और अभी परसों जो जलसा उन्होंने कराची में किया है वहाँ भी जो वर्कर की तादाद थी वो आपके सामने है। तो उनके पास स्ट्रीट पावर भी है, और ये कि उनका जो कदकाठ है सियासी तौर पे वो भी बड़ा है, इसलिए उनसे मुशावरत जो है वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक मुशावरत का तज़किरा आपने नहीं किया, मेरे ख्याल से जान के नहीं किया, वो है जो दुबई में हुई है, जो सेकंड राउंड की बात हम करते रहे हैं कि वहाँ पहली मुलाकात हुई, अब दूसरी मुलाकात भी हो गई है। उसमें इलेक्शन के बरवक्त करने के एतबार से तो दोनों पार्टियों की क़यादत एक पेज पर है। अच्छा। लेकिन निगरान सेटअप क्या होगा, निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा, इसके ऊपर उनके बीच अभी इख्तलाफात मौजूद हैं। सही है। अब एक दरफुंदनी छोड़ी गई थी कि जनाब ये जो इसाक डार साहब हैं वो होंगे प्राइम मिनिस्टर इंटरिम। उसके ऊपर पीपल्स पार्टी की रिजर्वेशन तो हमारे सबके सामने आ चुकी है। नून लीग ने कोटेस्टर लगाया था। मतलब है ये कहाँ से आते हैं गैब से, ये मज़ामी ख्याल में तो ये कहीं गैब से आते हैं। उस गैब का तज़किरा बाद में तफसील से कर लेंगे किसी वक्त। पीपल्स पार्टी ने तो बड़ा रिएक्शन दिया इसके ऊपर जी। तो इसलिए उस नाम के ऊपर हमने देखा कि शहरी रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे पहले कुंडी साहब ने की, शहरी रहमान के साथ भी कुंडी साहब बैठे हुए थे, फिर हमने कायरा साहब की ज़बानी भी सुना। तो उसके ऊपर काफ़ी रिजर्वेशंस थी, लेकिन इस रिजर्वेशन की कुछ तफसील हमने कल बयान कर दी थी, कुछ थोड़ी सी अपने व्यूअर्स की याददाश्त के लिए आज हम कर देते हैं कि ये इसके पीछे जो है ना, वो कहते हैं ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी विजिबिलिटी नहीं होती लेकिन होती वो ज़रूर है। इसलिए कि अगर आप अशराफिया के लिहाज से इस मंजरनामे को सम अप करना चाहें तो उनकी ख्वाहिश होगी कि इसाक डार जैसा शख्स ही वज़ीर आज़म हो। इसलिए कि हम इस वक्त दो तरह के मसाइल का शिकार हैं। एक, हमारी इकॉनमी हमारे काबू में ही नहीं आके दे रही। आप देख लें पिछली हुकूमत में भी बड़े बड़े बुलंद बांग दावे किए थे, उससे पहले जब उन्होंने इनहेरिट किया था वो उसको ही बरकरार नहीं रख के बाकी तो छोड़ दें। फिर जो प्लसेस पिछली गवर्नमेंट छोड़ के गई वो आज कहते हैं कि गायब है। लेकिन जो बहुत बड़ी अचीवमेंट इस हुकूमत की है वो ये है कि वो जो डिफ़ॉल्ट का खंजर हमारी गर्दनों के ऊपर लटक रहा था वो तो बहरहाल इस वक्त तो टल गया है। वो अब खंजर ऊपर हमारे गर्दन के ऊपर लटक नहीं रहा है। और कहते हैं कि ये भी एक रवायत है
कि अगर वो एक दफ़ा हट जाए तो फिर काफ़ी देर के लिए हट अल्लाह जाता है। ऐसा नहीं है कि आज हटा है तो कल फिर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि मुआहदा हो गया है स्टाफ लेवल, और अगर उसकी शिकों के ऊपर पूरी तरह से हम अमल दरामद करते हैं तो वो मुआहदा जो है वो यकीनन इंटैक्ट रहेगा। 2 किस्तें तो बहरहाल हमें मिल ही जाएंगी। तीसरी किस्त जो है वो IMF ने कहा है कि हम नई हुकूमत को देंगे। अब नई हुकूमत कौन होने जा रही है? देखिए जी, पीपल्स पार्टी और नून लीग तो फील्ड में हैं। एक के पास अपना होम ग्राउंड है सिंध, दूसरे के पास अपना होम ग्राउंड है पंजाब। जहाँ तक KPK और बलूचिस्तान का ताल्लुक है, वहाँ दोनों की पोजीशन ऑलमोस्ट एक सी है। सही। वहाँ पर बाप पार्टी इस वक्त बरसरे इक़्तिदार है, उसकी 2 हिस्से बन चुके हुए हैं। एक को लीड कर रहे हैं कमाल साहब, दूसरे को लीड कर रहे हैं बजिंजो साहब। तो बजिंजो साहब का टिल्ट जो है वो पहले पीपल्स पार्टी की तरफ था, और कमाल साहब जो है उनकी मुलाकातें भी चुके यानी नून लीग की क़यादत के साथ हो चुकी है, मरियम से वो मिल चुके हैं। इसलिए उनका टिल्ट जो है वो नून लीग की तरफ है। अगर इसको मद्देनजर रखा जाए तो फिर KPK रह जाता है बाकी, जहाँ सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ है। इसलिए कि वहाँ पर जो ब्रेक अवे फैक्शन है PTI का, उसको लीड कर रहे हैं परवेज़ खटक साहब, सही। और उनके साथ सिटिंग जो चीफ मिनिस्टर थे महमूद खान साहब, वो भी मिल गए हैं। देखिए, इसमें कोई इबाम नहीं है, न दो राय हैं कि जो वोट बैंक है वहाँ पर वो परवेज़ खटक साहब की वजह से था, उसकी वजह से इंटैक्ट रहा, उसकी वजह से इंटैक्ट है। यानी अगर PTI का वोट बैंक वहाँ है तो दे ओ देयर लॉयल्टी एंड देयर एलिजियंस टू परवेज खटक। सही, यानी नई पार्टी जो इस वक्त परवेज खटक साहब ने बनाई है वो वहाँ पर अगर परवेज खटक साहब अपनी पार्टी के साथ वहाँ इलेक्शन लड़ते हैं तो उनका मुकाबला PTI से नहीं होगा, उनका मुकाबला होगा। अच्छा बुखारी साहब, मुझे ये बताइएगा, मैं वापस आपको उस तरफ लेके आऊँगी, क्योंकि जो है वो अभी तो ये खैर काफ़ी दूर की बात हो जाएगी ना, कि अभी जो इलेक्शन के बाद हुकूमत आएगी वो किस तरह की आएगी। अभी तो निगरान वज़ीर-ए-आज़म मामला जो है वो ही नहीं ख़त्म हो रहा। 3 नाम जो है वो पेश किए जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये मरहला जो है वो इतना आसान नहीं होगा। देखिए, 2 नाम पेश किए जाएंगे, 2 टियर्स के ऊपर बातचीत हो रही है। एक वो पार्टियां जो हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा हैं, और एक वो पार्टियां जो किसी हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा नहीं है, लेकिन नेशनल असेंबली में मौजूद है। देखिए ना, वो लोग जिन्होंने इस्तीफे नहीं दिए थे वो PTI की सूरत में राजा रियाज की क़यादत में वहाँ बैठे हुए हैं। सही है। जो इसका आईनी तरीक़ाकार है कि कौन इंटरिम चीफ मिनिस्टर बनेगा और प्राइम मिनिस्टर बनेगा, उसके एतबार से तो लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन के अंदर बैठ के मुज़ाकरात होने हैं, बातचीत होनी है, मुशावरत होनी है। 3 नाम वो देंगे, 3 नाम वो देंगे। उन तीनों नामों को वो दोनों जो हैं वो आपस में कंसल्ट करेंगे। किसी एक नाम पे अगर इत्तेफाक हो जाएगा तो ही और शी विल बी द नेक्स्ट इंटरिम प्राइम मिनिस्टर। लेकिन अगर दोनों में बाहम इत्तेफाक नहीं होता है तो फिर दोज 3 नेम्स will be sent to election commission, ठीक, and then the final verdict will be that of the election commission कि कौन चीफ मिनिस्टर होगा। अगर आपको याद हो तो हमारे यहाँ पंजाब में प्रोसीजर जो है वो फॉलो होगा, क्योंकि इनसिक्योरिटी होती है। पंजाब में यही हुआ था ना, इनसिक्योरिटी होती है जब आप मद्दे मुकाबिल आ जाते हैं ना। पहले इत्तेहादी थे और बातें थी, लेकिन इनसिक्योरिटी होती है। इसाक डार साहब अगर बन जाते तो पीपल्स पार्टी के लिए बहुत बड़ी इनसिक्योरिटी है। इलेक्शन उन्होंने भी जो है वो जीतने के लिए लड़ना है ना। करेक्ट, लेकिन मैं आपको एक अर्ज करूं, एक बात आप याद रखें कि इंटरिम सेटअप जो होता है वो किसी पार्टी को जवाबदेह नहीं होता। अब वो फिर छुपा हुआ नाम आएगा सामने, फिर उसके बारे में मुझे वजाहत देनी पड़ेगी। इंटरिम गवर्नमेंट को कोई और गाइड कर रहा होता है, कोई और चला रहा होता है। सही। और उन चलाने वालों की मर्जी के खिलाफ कोई शख्स कुछ नहीं कर सकता। सही है, ये भी अपनी जगह। अब आज जरा 2-4 बातें इससे और मुंसलिक हैं, उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। एक तो ये है कि वज़ीर आज़म साहब ने इस ख्वाहिश का इजहार भी किया है कि अगर इंतखाबात हो जाते हैं तो बाद में भी मैं चाहूँगा कि इसी PDM की तर्ज की हुकूमत जो है, यानी कोलिशन गवर्नमेंट जो है वो हो। अच्छा। या तो उन्होंने ये बात इसलिए की है कि उनको पता है कि ये मैंडेट जो है ये स्प्लिट आएगा, इसी तरह से होने वाला है, किसी एक पार्टी को अक्सरियत मिलने नहीं जा रही है। या दूसरा ये कि उनका कंफर्ट जोन जो है वो एक इस तरह की कोलिशन हुकूमत के साथ हालात में मुल्क है वो ज़्यादा उसकी वजह से। ठीक है, लेकिन इसके साथ जुड़ी हुई 2-3 चीज़ें आपने और कहीं, मुझे अर्ज कर लेने दीजिए पूरी। वो ये है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वापस लंदन चले गए। उन्होंने यात्रा की UAE की, उन्होंने 2 मरतबा उन्होंने यात्रा की सऊदी अरब की, वहाँ पर भी उनकी बातचीत हुई। और अचंभे की बात ये थी मेरे लिए कम से कम कि दोनों जगह उनको हेड ऑफ स्टेट का प्रोटोकॉल मिला। इरफान सिद्दीकी साहब जो नून लीग के एक सरकर्दा लीडर हैं, उनका कहना यह है कि अगस्त के आखिर में नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे। आपको याद होगा कि मैंने इसी प्रोग्राम में बैठे हुए डेट दी थी कि वो 14 अगस्त को वापस आएंगे।
लेकिन मैंने साथ ही ये भी कहा था कि उनके वापस आने के साथ बहुत सारी चीज़ों का होना ज़रूरी है। हाँ। मिसाल के तौर पर एक तो जब तक ये चीफ जस्टिस साहब का हतमी फैसला नहीं हो जाता, मुझे ये खदशात तब भी थे जब मैं तारीख दे रहा था कि वो शायद वापस नहीं आएंगे। ठीक है। इसलिए कि वो कोई ऐसी लीगल मूव करना नहीं चाहते जिसको कोई शख्स बैठा हुआ उलट दे। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? इसलिए कि वो सजा याफ्ता मुजरिम है, उनको आके अपने उस केस का भी देखना है। जहाँ तक उनकी नाअहली का ताल्लुक है वो तो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो गई है, इसके बारे में तो दो राय नहीं है। आगे आइए जनाब। तो ये कयास राई है फिर इरफान सदीकी साहब ने जो की है कि अगस्त के आखिर तक आ जाएंगे। मेरा ख्याल है कि ये किसी न किसी बहाने से फिर इसको मुलतवी किया जाएगा। वो अल्टीमेटली 16 सितंबर के बाद ही आएंगे। ठीक है। अच्छा बुखारी साहब, एक और खबर थी ख्वाजा आसिफ के हवाले से, काफ़ी बैकलैश आ रहा है उनके ऊपर। वो तो माफ़ी मांगने तक के लिए तैयार नहीं होते, हालांकि वो बड़ी अनगार्डेड किस्म की स्टेटमेंट्स जो हैं खास तौर पर खबर। मुझे इस बात में दो मेरी ऑब्जर्वेशन है। एक तो ये है कि खान साहब समेत उनकी पार्टी के दीगर लीडर जो ज़बान इस्तेमाल किया करते थे मरियम और नवाज शरीफ के बारे में, शहबाज शरीफ के बारे में, हमजा के बारे में, आपको भी तो याद होगी कि नहीं? नहीं, बिल्कुल याद है। मैं तो ये जानना चाह रही हूँ कि ख्वाजा आसिफ साहब को बदला लेने के लिए ना उन्होंने कभी रिग्रेट किया और ना ही उन्होंने ये रवायत डाली कि अगर आपकी ज़बान से कुछ निकल गया है ऐसा जो मॉरली ठीक नहीं है तो आप उसके ऊपर रिग्रेट कर लें। तो दूसरों ने भी वही रवैया अपना लिया है। तो मैं समझता हूँ ये भाई साहब देखें, मैं ये आपसे कहलवाना भी चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप इस चीज़ को जो है वो इंडोर्स करें कि ख्वाजा आसिफ साहब जो जितने सीजन पॉलिटिशियन हैं उनको उनकी तरफ से रिवायत सेट होनी चाहिए थी। ठीक है, पीटीआई के हवाले से तो हम देखते हैं ना कि उसको निस्बतन नई पार्टी भी कहा जा सकता है। मुस्लिम लीग नून एक बड़ी पुरानी पार्टी है, बड़े सीजन पॉलिटिशियंस उसके अंदर मौजूद हैं। तो अगर वो ये रिवायत शुरू कर दें तो मेरे ख्याल में कोई जायका नहीं है। दो गलत चीज़ें ठीक नहीं हो सकती ना। हाँ नहीं, वो ठीक तो नहीं हो सकती, लेकिन आपको ये कंपैरिजन जरूर करना पड़ेगा कि एक तरफ जो है वो क्या क्या करती रही है। आपको याद है ना कि फवाद चौधरी साहब मंजी पीढ़ी ठोकते थे